दोस्तों मैं कृष्ण चौरसिया एसीटेड डीएसपी नई दिल्ली से। दोस्तों आज हम फिर आपके सामने एक नया कंटेंट नया वीडियो लेके आ गए हैं। दोस्तों आज हम सब स्पेशल एजुकेशन का टॉप से टॉप जो लॉजिकल प्रश्न होता है और साइकोलॉजिकल प्रश्न होता है उससे संबंधित हम सब आज पढ़ेंगे। दोस्तों आज हम स्पेशल एजुकेशन का टॉप से टॉप क्वेश्चन आपके सामने लाए हैं और ये एकदम आप मान चलो प्रेजेंट ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन है। उस समय जो आप बेहतरीन ढंग से करने के लिए आपको ये नया प्रश्न हम आपके सामने लाए हैं। आई होप कि आप अच्छे से तैयारी करेंगे और आप अपनी परीक्षा को सफल बनाएंगे। चलिए देर न करते हुए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, मतलब क्वेश्चन 1 है, तरल पदार्थ कान के किस भाग में पाया जाता है। दोस्तों आई होप कि आप रीड करेंगे और ऑप्शन को चूज करेंगे और अपने क्षमताओं का आकलन करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने प्रश्न को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं और प्रश्न का जवाब खुद ही आपको देना है और मैं डायरेक्टली आपको प्रश्न का आंसर बता दूंगा इसमें से कौन सा सही हो सकता है। ठीक दोस्तों, चलिए आप बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। अगर यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दे सकते हैं। ठीक दोस्तों, मैं इसका जवाब आपको दूंगा। चलिए दोस्तों इसका उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी। क्या होगा? बी, यानी क्या होगा? अंतःभाग में। ठीक है दोस्तों, अंतःभाग में होगा। क्या कर रहा है? कह रहा है कि तरल पदार्थ कान के किस भाग में पाया जाता है। यह अंतःभाग में पाया जाता है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। चलिए दूसरे प्रश्न की उत्तर चलते हैं, देखते हैं दूसरे प्रश्न में क्या कहा गया है। तो दोस्तों दूसरा प्रश्न आपके सामने है और दूसरे प्रश्न में कह रहा है कि सही गलत उचित अनुचित व्यवहार आदि का अध्ययन दर्शन की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों प्रश्न को हम एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं। कह रहा है कि प्रश्न संख्या 2, सही गलत उचित अनुचित व्यवहार आदि का दर्शन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो आई होप कि आप अपने उत्तर को चूज कर चुके होंगे दोस्तों। तो इसका उत्तर आपके सामने है, यानी बी। कौन सा है? बी है। आपका उत्तर बी है। क्या है? बी, यानी दोस्तों इसमें कह रहा है कि आचार मीमांसा जो होता है यही इसके अंतर्गत आता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए जिला स्तर पर कौन सा पद होता है। यानी दोस्तों ये कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के लिए जिला स्तर पर कौन सा पद होता है। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। इसका उत्तर आपके सामने है। अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको उत्तर समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसका उत्तर है ए, यानी DEO, यानी DO। ठीक है, यानी DO क्या होगा? यानी DO होगा। ठीक है, आई होप कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। चलिए देर न करते अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि IEP है। दोस्तों स्पेशल एजुकेशन में आईपी को फिल किया जाता है स्पेशल एजुकेशन में, और यह स्पेशल बच्चे के लिए तैयार किया जाता है।
आईपी इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ही हम उन्हें शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। और इस पूछ रहा है कि आईपी है क्या, मतलब आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका उत्तर आपके सामने है डी, यानी आपके सामने कौन सा है, डी, कौन सा है, डी। और इसमें क्या कर रहा है, कह रहा है कि अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम, क्या, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, चलिए आपके सामने प्रश्न संख्या 5 आ गया, यानी क्वेश्चन संख्या 5। सर्व शिक्षा अभियान के शिक्षक छात्र अनुपात कितना माना गया है। कह रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक छात्र, मतलब एक शिक्षक पर कितने छात्र, मतलब इसका कहने का मतलब ये है शिक्षक छात्र अनुपात कितना माना गया है। तो दोस्तों आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में आप देने की कोशिश करिए और देखते हैं आपका आंसर क्या हो सकता है। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने है सी। क्या है, सी। ठीक है दोस्तों, सी आपका उत्तर है। और ए है एक टीचर पे 40 बच्चे का अनुपात है। क्या, एक संबंधी 40 का अनुपात है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, आ गया प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। क्या, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है। जो ये 4 ऑप्शन हैं, इन ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है। 3 रिलेटेड हैं और एक भिन्न अलग है। यानी दोस्तों श्रवणबाधित बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चे, स्वालीन बच्चे और परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। यानी दोस्तों ये कौन सा अलग है, यही आपका डी जो है, यही अलग है। क्या है, यही अलग है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। तो एक क्या कर रहा है कि जो श्रवणवादी बच्चे होते हैं, दृष्टिवादी बच्चे होते हैं, स्वालीन बच्चे होते हैं, ये सभी डिसेबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। और जो परवेशी और डेवलपमेंट डिसऑर्डर जो होता है, ये किसी प्रकार का जो फिजिकली हैंडीकैप होते हैं वो नहीं है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक है दोस्तों, आपके सामने प्रश्न संख्या 7 आ गया। अब देखो प्रश्न संख्या 7 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, मतलब अलग है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, कौन सा अलग है, अलग के बारे में बताना, यानी दोस्तों में भिन्न के बारे में बताना है। ठीक है, आई होप कि आपको भिन्न जो अलग हैं उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर बताइए। थैलेसीमिया रोग, सिकल सेल रोग, रक्त वर्णकता और मानसिक रोग। यानी दोस्तों इसमें जो अलग है वो है आपका मानसिक रोग। क्या है, मानसिक रोग। यानी दोस्तों सॉरी, ये है आपके सामने मानसिक रोग। ठीक है, मानसिक रोग ये सही है आपके सामने। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया। अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा अधिनियम 2012 में बनाया था, मतलब कौन सा अधिनियम 2012 में बना था। अब जो 2012 में कुछ एक्ट लागू किए गए थे, हमें उसके बारे में बताना है कि 2012 में कौन सा एक्ट
बना था? ये लुनासी एक्ट और आइडिया, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, कौन सा बना था? दोस्तों आई होप कि आपको उत्तर आ रहा होगा और आप इसका उत्तर दे पाएंगे। तो दोस्तों लुनासी अधिनियम यानी जो ये है आपके सामने लुनासी अधिनियम, तो यही आपके सामने है उत्तर। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। लुनासी अधिनियम यह 2012 में बनाया गया था। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 9, यानी प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि 13 विकलांगताएं किस अधिनियम में शामिल हैं? यानी दोस्तों जो 13 विकलांगताएं हैं वो किस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं? जो किसी एक अधिनियम में 13 विकलांगताओं को इंक्लूड किया गया है, तो वह क्या है? वह आपके सामने है उत्तर, यानी बी। कौन सा है? यानी उसका उत्तर आपके सामने बी है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसका उत्तर भी है। चलिए देर नहीं करते हुए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और क्या कहा गया है? प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अध्याय 4 में किसकी चर्चा की गई है? राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के अध्याय या भाग 4 में किसकी चर्चा की गई है? हमें दोस्तों इसके बारे में बताना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। तो इसका उत्तर आपके सामने बी है। क्या है? बी। यानी दोस्तों इसका उत्तर बोर्ड की शक्तियाँ, क्या? बोर्ड की शक्तियाँ और कर्तव्य, यह भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, चलिए देर न करते हुए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 11 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि बालकों के लिए विद्यालय भवन में दीवारों पर बने चित्र देखकर सिखाने का प्रयास के लिए कौन सी योजना है? आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार प्रश्न को फिर से रीड करते हैं। कह रहा है कि बालकों के लिए क्या कर रहा है? कह रहा है बालकों के लिए विद्यालय भवन में दीवारों पर बने चित्र देखकर सिखाने का प्रयास के लिए कौन सी योजना है? कौन सी योजना है? आई होप कि आपको उत्तर समझ में आया होगा। इसका उत्तर आपके सामने बी है, सी है। क्या है? सी। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने सी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने। प्रश्न संख्या 12 में क्या पूछ रहा है? कक्षा 3 से 8 तक की कमजोर, मतलब जो कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के कमजोर बालिकाओं के लिए उपचारात्मक शिक्षक उपलब्ध कराने हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? यानी दोस्तों ये कह रहा है कि कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के कमजोर बालिकाओं के लिए उपचार आत्म शिक्षक उपलब्ध कराने के हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? तो दोस्तों यह आपके सामने है बी। यानी दोस्तों आपके सामने जो उत्तर है वो बी है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसका उत्तर बी है। ठीक है, NPEGAL
ठीक है दोस्तों, यही इसका उत्तर है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है। प्रश्न संख्या 13 में क्या कर रहा कि एक बच्चा कूदने, साइकिल चलाने और दौड़ने में असमर्थ है। वह किसी शिक्षण अक्षमता से संपीड़ित है। वो यानी ये कह रहा है कि वह किस शिक्षण अक्षमता से पीड़ित है। यानी दोस्तों आई होप कि यह प्रश्न बहुत सरल है और आपको समझ में आया होगा और आप अपना उत्तर चूज कर चुके होंगे। यानी दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने ए है। क्या है? ए, एस्लेक्सिया। क्या है? डिस्प्रैक्सिया जो है, डिस्प्रैक्सिया में जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे कूदने, साइकिल चलाने या दौड़ने में असमर्थ हैं, अक्सर पाए जाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 14 में क्या है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में कितने किलोमीटर की परिधि में एक माध्यमिक विद्यालय खोलने का प्रावधान है। यानी दोस्तों इसमें जो माध्यमिक विद्यालय होते हैं वो कितने किलोमीटर की रेंज में ओपन होना चाहिए, खुलना चाहिए, इसके बारे में पूछा है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका उत्तर क्या है? आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें ताकि आपको भी पता चले और मुझे भी पता चले कि आप कितना प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने से है और आप अपना उत्तर चूज कर चुके होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आपके सामने से है। यानी दोस्तों 5 किलोमीटर, यानी दोस्तों 5 किलोमीटर की रेंज पर एक माध्यमिक विद्यालय होना अनिवार्य है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए हम अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है कि जब पूर्ण प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होती है तो वह कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर आपके सामने कौन सा है, आप सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों आई होप कि आपके सामने उत्तर ये सही है, धनात्मक स्थानांतरण। यानी दोस्तों यह धनात्मक जो स्थानांतरण होता है यह पूर्ण प्राप्त अनुभव नवीन समस्या को हल करने में सहायक होती है। ठीक है दोस्तों, धनात्मक स्थानांतरण। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 यानी क्वेश्चन संख्या 16 कह रहा है कि राष्ट्रीय पोषाहार सहायता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों राष्ट्रीय पोषाहार सहायता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यानी दोस्तों इसमें कौन सा कथन सत्य है उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आई होप कि आप उत्तर चूज कर चुके होंगे। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर आप मुझे बताइए, इसका उत्तर क्या होगा। चलिए इस उत्तर को हम पेंडिंग में रखते हैं और मुझसे इस आंसर को जो है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, आपको लग रहा कि आपको आंसर आ गया होगा और आपको आंसर की डी आपके सामने है। ठीक है दोस्तों, डी आपके सामने है।
यही उसका उत्तर सही है। ठीक है दोस्तों, आप प्रश्न को स्वतः बताने का कोशिश किया करिए, ठीक है, और आप अच्छे से इस चीज़ को कर पाएंगे। चलिए प्रश्न संख्या 17 यानी क्वेश्चन संख्या 17 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। एक बार प्रश्न को फिर से रीड करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से आपको उत्तर बताना है और कौन सा होगा। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। इसका उत्तर सी है। क्या होगा? सी। ठीक है, इसका उत्तर आपके सामने सी है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 के 17 के बाद 18। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। यानी दोस्तों, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। आई होप कि आपको उत्तर आया होगा और आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो दोस्तों, इसका उत्तर आपके सामने सी है। यानी दोस्तों, इसका उत्तर आपके सामने सी है। समस्या के प्रति जागरूकता। क्या? समस्या के प्रति जागरूकता। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि जब एक निर्योग्यता यानी जब एक निर्योग्यता बालक पहली बार समावेशी विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखो, इसका निर्योग्यता का मतलब का निर्योग्य मतलब कि वह कमज़ोर बालक हो, योग्य न हो और किसी न किसी क्षेत्र में उसकी कमजोरी हो। अगर ऐसा बालक समावेशी विद्यालय में आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, इसके बारे में कह रहा है कि दोस्तों, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसका उत्तर आपके सामने है डी। यानी दोस्तों, डी इसका उत्तर है। क्या है? डी इसका उत्तर क्या है? डी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है डी में, सॉरी ये क्या कह रहा है डी में, क्या बोला है? डी में बोला है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है, यानी प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में पूछ रहा है प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटि डैश डैश की ओर संकेत करते हैं। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न को एक बार हम फिर से रीड करते हैं और इसमें कहा है कि प्रश्न संख्या 20 में कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश डैश की ओर संकेत करते हैं। किधर संकेत करते हैं, अब उसके बारे में बताना है। यानी दोस्तों, अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं। क्या? अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं। अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 की ओर। आपके सामने प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि प्रतिभाशाली यानी दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, उसके बारे में बताना है।
बुद्धि परीक्षण द्वारा, उपलब्धि परीक्षण द्वारा, अभिरुचि परीक्षण द्वारा, ये सभी, यानी दोस्तों ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं? ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि प्रश्न संख्या 22 बोल रहा है कि बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? बच्चों की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। कैसे शांत करना चाहिए, किस तरीके से शांत करना चाहिए, उसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आई होप कि यह प्रश्न बहुत ही सरल है, आप इसका उत्तर लगा चुके होंगे। तो दोस्तों, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, यानी दोस्तों कोई बच्चा आपके क्लास में है, यदि उसके मन में कोई प्रश्न है, अगर उसे आप पूछने के लिए स्वतंत्र करते हैं और उससे प्रश्न पूछने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं, तो उसके अंदर के जो जिज्ञासाएं होती है, जो प्रश्न पूछने की उसकी मंशा होती है, वो प्रश्न उनके जो विचार में आता है वो पूछते हैं और आपको एक एज ए टीचर के रूप में आपको तत्काल विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की पूर्ति करना चाहिए। यानी दोस्तों कि बच्चे द्वारा जो चीज़ पूछा गया है, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है उसी समय पूरा करना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और देखते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, प्रश्न संख्या 23 आ गया। तो प्रश्न संख्या 23 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विद्यार्थियों के मध्य अध्ययन में मुश्किल का एक लक्षण नहीं है। देखो, इसमें साफ साफ कह रहा है कि कौन सा एक विद्यार्थियों के मध्य अध्ययन में मुश्किल का एक लक्षण नहीं है। क्या नहीं है? मुश्किल का एक लक्षण नहीं है। इसको बताना है, इसको ध्यान देना। नहीं वाला प्रश्न आपको नहीं में डाल देगा। हाँ सोच लेना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपके सामने है, यानी इसका उत्तर आपके सामने क्या है? सी। ठीक है, इसका उत्तर आपके सामने सी है। तो आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 24 क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन का अर्थ है। हमें ये बताना है दोस्तों कि जो प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, जो टैलेंटेड होते हैं, यानी उनके संदर्भ में संवर्धन का अर्थ क्या होता है। ठीक है, संवर्धन का अर्थ क्या होता है उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड में प्रोन्नति करना। आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। इसका उत्तर ये है, क्या है? इसका उत्तर क्या है? ए है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको इसका उत्तर समझ आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 25 कह रहा है कि प्रश्न संख्या 25 बोल रहा है कि एक शिक्षक के लिए, यानी दोस्तों एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं? अब हमें इसके बारे में बताना है। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका उत्तर आपके सामने है, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। तो दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने है सी। क्या है? सी।
आपके सामने इसका प्रश्न संख्या सी है। ठीक है, इसका उत्तर सी है। यानी कह रहा है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। क्या? विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं संसाधन ना होने के बावजूद भी आपको एक बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश में हैं, और अच्छे से अच्छे कंटेंट एग्ज़ाम लेवल का मैं ढूंढ के अलग अलग प्रश्न को लेकर आ रहा हूँ, और आपके सामने जो भी प्रश्न है आपके सामने है। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक यानी करना है, नहीं है तो डिसलाइक करना। प्यार आपका है, अगर है तो करिए, नहीं डिसलाइक करिए, लेकिन करिए कुछ ज़रूर। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तो नया अपडेट या नया वीडियो होगा तो आपके पास पहुंचेगा। मैं एसईटी कृष्ण महेश चौरसिया, DSSB नई दिल्ली।